हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे NTA अभ्यास JEE मेन टेस्ट नंबर 63 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। आज के पेपर में कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट थे, इन द सेंस दैट कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिसिंग थे और कुछ क्वेश्चंस में लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स मिसिंग थे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होने के कारण आज का टेस्ट पेपर एक तरह से इनकम्प्लीट है। फिर भी जितने क्वेश्चंस हमारे सामने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो क्लियर हैं या जिनमें हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसे इनकम्प्लीट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, द solubility of alkali metal salts in water is due to the fact that cations get hydrated by water molecules. What is the relative degree of hydration? यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैटायंस के बारे में पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं एल्कली मेटल के आयंस पर चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम है तो फिर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन साइज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन चार्ज एज वेल एज साइज, चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस। अगर चार्ज सेम हो देन सिर्फ साइज से ही डिसीजन लिया जाएगा, एंड स्मॉलर साइज्ड आयंस आर हाइड्रेटेड मोर, क्योंकि स्मॉलर साइज्ड आयंस को वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजली अप्रोच कर सकते हैं, और ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस डेवलप होंगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। स्मॉलर साइज्ड आयंस आर हाइड्रेटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और यहाँ पर ये बात विदाउट एनी एक्सेप्शन फॉलो होगी, मतलब Li प्लस आयन का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे छोटा है साइज़ में गैसियस स्टेट में, और सीजियम आयन का हाइड्रेशन सबसे कम होगा। ग्रुप में नीचे जाने पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, एक एक प्रोडक्ट अपन को आइडेंटिफाई करना है, PQR आइडेंटिफाई करना है हर केस में। तो ये रिएक्शंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन में Ca3P2 और HCl की रिएक्शन है, कैल्शियम फॉस्फाइड एंड HCl। इस रिएक्शन में एक तरह से एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है, कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है और फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बन सकता है वो है PH3। तो जो कंपाउंड P है वो PH3 है। सेकेंड वाली रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये P ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में आपने पढ़ी भी होगी। P4 का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, एक केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और एक केस में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट PH3 बनेगा। और जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, ठीक है ना। K प्लस और I माइनस का मिलकर सॉल्ट बन रहा है KI, और PH4 प्लस और I माइनस में एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉरी PH4 प्लस और OH माइनस में एसिड बेस रिएक्शन होगी। ऐसा करने पर PH3 और H2O बनेगा। H2O तो ये दिख ही रहा है, तो PH4 प्लस और OH माइनस की रिएक्शन से यहाँ पर PH3 भी बनेगा। तो तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट PH3 ही मिसिंग था, वो अपन ने आइडेंटिफाई किया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी है। थर्ड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अपन को कॉलम्स मैच करने हैं। स्टेट फंक्शन कौन है? स्टेट फंक्शन यहाँ पर डेफिनेटली एंट्रोपी ही है, राइट हैंड साइड में। डेल्टा H होता है हीट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा U होता है हीट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो इनकी डेफिनेशन से ही आता है। और स्पेसिफिक हीट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन पर डिपेंड नहीं करती। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बात को आप ध्यान रखिए। तो P मैच होगा 3 के साथ, Q मैच होगा 1 के साथ, R मैच होगा 4 के साथ, और S मैच होगा 2 के साथ। ये सब चीज़ें अपन को A ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन,
यहाँ पर अपन को हाइड्राइड्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। NaH एक मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, ये आयनिक हाइड्राइड है। CH4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। VH 0.56 एक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो वैनेडियम के क्रिस्टल के स्पेसेस में प्रेजेंट हैं। और B2H6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, ठीक है, इसमें बोरॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं, इसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये भी कॉलम मैच करने का क्वेश्चन था। P विल मैच विद 3 एंड Q विल मैच विद 2, और ये सारी चीज़ें अपन को फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं। R विल मैच विद 1 एंड S विल मैच विद 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इस क्रिस्टल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके लिए लैटिस पैरामीटर्स का रिलेशन क्या है, तो ये चीज़ें तो याद रखने वाली हैं। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स में A B C अनइक्वल होते हैं, अल्फ़ा गामा इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, बीटा 90 डिग्री नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है लैटिस पैरामीटर्स का। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लॉट्स इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर केमिसॉर्प्शन। अब केमिसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही होती है जिसमें एड्सॉर्बेंट्स जो हैं वो सरफेस के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी। जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है उनका रेट टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा बढ़ता है। तो इनिशियली जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब एड्सॉर्प्शन स्टार्ट ही हुआ है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है, और फिर एड्सॉर्प्शन एक इक्विलिब्रियम वैल्यू एक्वायर करने लगेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते ही जाएंगे तो क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, मतलब अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस भी कम होने लगेगा। तो शुरू में जो इंक्रीमेंट आया है वो रेट इंक्रीज होने के कारण आया है, बाद में जो डिक्रीमेंट आया है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होने के कारण आया है। ये बातें हमें सेकंड वाले ग्राफ में दिखाई दे रही हैं, विच इज़ करेक्ट फॉर केमिसॉर्प्शन। कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, हमको यहाँ पर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक आयंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये तो आसान है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1 4s2, लेकिन जब स्कैंडियम 3+ बनाया तो ये 3d1 3d0 हो जाएगा और 4s2 भी 4s0 हो जाएगा। ऐसे ही टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d2, टाइटेनियम स्कैंडियम के जस्ट राइट में आता है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो ये चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हट गए, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ये दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक हैं। पैलेडियम में क्रिप्टन 4d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन पैलेडियम 2+ में क्रिप्टन 4d8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और 4d8 कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और Cu2+ में भी सिमिलरली आर्गन 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होगा एंड Cu2+ विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Pd2+ एंड Cu2+ आर पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज़ें अपन को फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं। आठवें सवाल पर आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। अब SN1 रिएक्टिविटी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट ही दे रखा है तो सबस्ट्रेट के बेसिस पर ही जज करना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड,
फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखें ब्रोमाइड के रिमूवल से 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। सेकेंड वाले केस में ब्रोमाइड के रिमूवल से 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। थर्ड वाले केस में ब्रोमाइड के रिमूवल से सिंपली 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल, B followed by C followed by A, BCA, which we can see in second option. Ninth question, dehydration of the following in increasing order. किसको डिहाइड्रेट करना सबसे आसान रहेगा, एक तरह से ये पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली फिनॉल को डिहाइड्रेट करना फेवरेबल नहीं है। वैसे अल्कोहल्स की टिपिकल रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, बट फिनॉल्स विल नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन उस केस में सबसे आसान रहेगा जिस केस में कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल बने और प्रोडक्ट जो बने वो भी स्टेबल बने। तो अपन देख सकते हैं फोर्थ वाले कंपाउंड के डिहाइड्रेशन से H+ की प्रेजेंस में हीट करने पर जो डिहाइड्रेशन होगा उससे एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है बेंजीन। और सबसे स्टेबल कंपाउंड, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के कारण रिएक्टिविटी में 4 सबसे आगे है, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फर्स्ट का तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। तो आंसर है ए। 10th क्वेश्चन, इसमें आपको हाफ लाइफ दे रखी है, मतलब ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। वुड के एक सैंपल में 80% ऑफ द C14 एक्टिविटी मिली एज कंपेयर टू दैट फाउंड इन लिविंग ट्रीज। आपको एज ऑफ द आर्टिफैक्ट बताना है। चलिए करते हैं। ln n0 by nt इज इक्वल टू लैम्डा टी। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके के लिए, या फिर इसको रेट इनिशियल बाय रेट ऑफ डिके एट टाइम टी भी लिख सकते हैं। लैम्डा को लिख सकते हैं ln2 बाय टी हाफ टाइम्स टी। अपन को टी फाइंड करना है। जो रेट मिला है वो 80% मिला है। जो इनिशियल रेट होता था उसका 80%। सही है। अच्छा, दोनों तरफ ln है तो इसको अपन लॉग में बदल सकते हैं। लॉग 2.303 का फैक्टर कैंसिल करके, बस उसके बाद कैलकुलेशन है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू log 1.25 आ रही है अपॉन log 2 टाइम्स टी हाफ इक्वल्स द एज ऑफ द ओर। अब जो log 1.25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दी है आप वही यूज़ करें, ठीक है। अदरवाइज आंसर डिविएट कर सकता है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है 0.0969, log 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.30 और हाफ लाइफ 5730 ईयर्स। So this is something that we need to find. 9.69 upon 3 into 573 years. ये evaluate करे जाने पर 1845 years के आसपास आता है। Pretty close to this value. Hence the answer would be option A. Coming to 11th question. यहाँ पर अपन को reactions में products identify करने हैं। Straight forward है। पहला जो process है वो बीटा एलिमिनेशन का प्रोसेस है एल्काइल हैलाइड्स के लिए। ऐसा करने से X जो बनेगा वो प्रोपीन बनेगा। फिर अपन एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करा रहे हैं HBr का। ऐसा करने पर Br कॉर्नर में ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। और फिर CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड के थ्रू यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसको अपन विलियमसन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ये ईथर फॉर्मेशन का तरीका है। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, Z वो है ईथर, X इज एन एल्कीन एंड Y इज अ प्राइमरी ब्रोमाइड। तो ये सब चीज़ें अगर अपन सर्च करने जाएँ तो हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं? 4th ऑप्शन में। तो इस
11th क्वेश्चन का आंसर है 4. 12th क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl solution assuming NaCl to be 100% dissociated in water. 100% डिसोसिएट का मतलब जो 1 मोलर NaCl सोल्यूशन है उससे सॉल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2 मोलर. 2 मोलर सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि एक NaCl फॉर्मूला यूनिट से एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन बनता है. तो यहाँ से जो डेल्टा TF बनेगा वो होगा KF टाइम्स द मोलैलिटी. ठीक है, 1.86 टाइम्स 2 डिग्री सेल्सियस, 3.72 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? -3.72 डिग्री सेल्सियस. 14th अब यहाँ पर 13th क्वेश्चन जो कि इनकम्प्लीट था वो यहाँ पर मिसिंग है. बट 13th क्वेश्चन में आपको बता दूँ, उसमें ऑप्शंस कई बार पूरे नहीं आ रहे थे, बट उसमें कैनेज़ारो रिएक्शन इंटेंडेड है. ठीक है, ये कंपाउंड था अपने पास ग्लायोक्सल, उसकी रिएक्शन करानी थी NaOH से. तो आप देख सकते हैं इस कंपाउंड के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा. यहाँ पर कैनेज़ारो रिएक्शन होगी, और कैनेज़ारो रिएक्शन जब होगी तो एक पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक पार्ट का रिडक्शन. पहले OH- एक पार्ट पर अटैक करेगा, और ऐसा होने के बाद फिर हाइड्राइड आयन रिमूव किया जाएगा. हाइड्राइड आयन का रिमूवल होगा. फिर हाइड्राइड आयन के रिमूवल के बाद जो हाइड्राइड आयन है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप पर अटैक करेगा. CH2O- COOH बनेगा. फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, CH2OH CO- बनेगा, CO- Na+. तो एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन होगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. तो ये ऑप्शन C में शायद दिखाई दे रहा था. कई बार ऑप्शन साफ नहीं आ रहे हैं, बट 13 क्वेश्चन में ऑप्शन C में ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा. आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था. ठीक है, कमिंग टू 14th क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर रिएक्शंस ही गिवन नहीं है. ऑप्शंस में भी सब्सटेंसेस मिसिंग हैं. इनकम्प्लीट क्वेश्चन. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रियल एग्जाम में तो बोनस जाएंगे. 15th क्वेश्चन. 15th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर अपन को हॉफमैन एलिमिनेशन कराना है. बीटा एलिमिनेशन, बट हॉफमैन एलिमिनेशन मतलब रिमूविंग H+ आयन फ्रॉम द लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन. जो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन है उस पर अटैक कराना है बेस का. तो ये जो N है इसके पास वाले कार्बन को अपन अल्फ़ा कार्बन बोल सकते हैं, और इसके भी पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन. अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आना है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कार्बन के पास तो कोई बीटा, इससे तो कोई बीटा कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है. यहीं दोनों पर बीटा पोजीशन दिखाई दे रही है. तो यहीं से H+ एब्स्ट्रैक्ट होगा, इस बीटा पोजीशन से H+ एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. इस तरह का प्रोडक्ट फाइनली बनेगा, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन C में. 16th क्वेश्चन. क्वेश्चन फिर से इनकम्प्लीट था. क्वेश्चन नंबर 16 was based on comparing the dipole moments of methyl halides.
comparing the dipole moments of methyl halides, although the question was incomplete, but still I am telling you what is the correct order. तो methyl halides यहाँ पर CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इन चार का डायपोल मोमेंट कंपेयर करना था. 1, 2, 3 और 4 अगर हम इनको नंबर करें तो यहाँ पर सेकंड वाले CH3Cl की का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है. ये बात हमें एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए. हालांकि सबसे पोलर बॉन्ड जो है वो CH3F में प्रेजेंट है, मोस्ट पोलर बॉन्ड. बट जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट दैट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पोलैरिटी एज वेल एज द बॉन्ड लेंथ. तो CH3Cl के केस में बॉन्ड भी पोलर है, एट द सेम टाइम बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है. और ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से CH3Cl की ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा आती है. तो मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ज़्यादा होता है. ये बात हमको एज अ फैक्ट ध्यान रखनी है. हालांकि मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड में डायपोल मोमेंट्स कम हैं क्योंकि इनके बॉन्ड्स ही ज़्यादा पोलर नहीं है, बॉन्ड्स वेरी लेस पोलर हैं. लेकिन बॉन्ड लेंथ CH3Cl की डोमिनेट करती है, इस वजह से सेकंड वाले केस में डायपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा. तो 16th क्वेश्चन इस बारे में था. 17th क्वेश्चन, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है, ध्यान रहे. माल्टोज है ये. माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों आपस में एनोमर्स होते हैं. अगर आप ध्यान से देखें इसके स्ट्रक्चर और OH ग्रुप्स के ओरिएंटेशंस को, तो ये माल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ही बना है. C1 of 1 ग्लूकोज इज लिंक टू C4 ऑफ द अदर यूनिट. तो यहाँ पर फर्स्ट वाली रिंग में देखा जाए तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है. और सेकेंड वाले में देखें तो ये C1 है, ये 2, ये 3, ये 4. तो यहाँ पर C1 C4 लिंकेज है, साफ तौर पर दिख रहा है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज़ अ डायसैकेराइड. ये बात तो पक्का सही है. तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला स्टेटमेंट ही गलत होगा. आप देख सकते हैं जो सेकंड वाली रिंग है, सेकंड वाली रिंग में यहाँ पर एक हेमी एसिटल बन रहा है. ठीक है ना. अगर इसको हाइड्रोलाइज करें हेमी एसिटल को तो यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा. ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड. और फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, एसिड में कन्वर्जन पॉसिबल है. जो एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो पाते हैं, इसी वजह से वर्ड यूज़ होता है रिड्यूसिंग शुगर. जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है ना. तो इनकरेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट C. कमिंग टू 18th क्वेश्चन, वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस in a cylinder when compressed by an external pressure in a single step is shown below. सिंगल स्टेप में कंप्रेस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखकर कंप्रेस किया गया है. एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखकर कंप्रेस करोगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम सिंपली P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर हो जाएगा. एक्सटर्नल प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है और वर्क डन यहाँ पर P एक्सटर्नल डेल्टा V के इक्वल होगा. वर्क डन ऑन द सिस्टम इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. और ये बात कौन से ग्राफ से निकल कर आ रही है? आप सारे ग्राफ्स एक बार देख लीजिए. ये बात अपन को फर्स्ट वाले ग्राफ में ही देख रही है और यहाँ पर VI के कंपैरिजन में VF छोटा है, ये बात भी दिखाई दे रही है. ठीक है. कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, sometimes it is possible to separate 2 sulfide ores by adjusting the proportion of oil to water or by using depressant and froth flotation. When a depressant NaCN is added to an ore containing zinc sulfide and lead sulfide, what is the correct observation? तो NaCN जैसा कि mentioned है एक depressant का काम करता है. ठीक है.
NaCN एक्चुअली जिंक आयंस के साथ रिएक्ट करता है, और जिंक आयंस के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है Na2ZnCN4। तो जिंक साइनाइड, जिंक टेट्रासाइनोजिंकेट आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन। और इसकी फॉर्मेशन के कारण ये जो आयन है ये सोल्यूशन में ही रह जाता है, फ्रॉथ के साथ नहीं जाता। तो सोडियम साइनाइड जो है वो जिंक सल्फाइड को फ्रॉथ में आने से रोकता है बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये बात अपन को सेकेंड ऑप्शन में दिखाई दे रही है। कमिंग टू द 20th क्वेश्चन, ये तो एलिमेंट्स की पोजीशन असाइन करने पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग हमें नोबल गैसेस याद होनी चाहिए। फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस है हीलियम, एटॉमिक नंबर इज़ 2। सेकेंड पीरियड की नोबल गैस है नियॉन, एटॉमिक नंबर इज़ 10। थर्ड पीरियड की नोबल गैस है आर्गन, 18। फोर्थ पीरियड जहाँ पर ख़त्म होता है वो है क्रिप्टन, 36। फिफ्थ पीरियड एंड्स विद जेनॉन, 54। एंड सिक्स्थ पीरियड एंड्स विद रेडॉन, 86। तो यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर्स देख लें। ये जो 31 है ये कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? 31 थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के बीच में आ रहा है, 18 और 36 के बीच में। इसका मतलब थर्ड पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो चुका था आर्गन के बाद। 31 नंबर का एलिमेंट फोर्थ पीरियड में है। 50 एटॉमिक नंबर फोर्थ पीरियड के बाद आ रहा है, फिफ्थ पीरियड ख़त्म होने से पहले आ रहा है एटॉमिक नंबर 50। तो एटॉमिक नंबर 50 का एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में है। और 56 जो है वो जेनॉन के भी बाद आ रहा है, मतलब पाँचवा पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो ये थर्ड वाला एलिमेंट सिक्स्थ पीरियड में है। और 14 जो है वो नियॉन और आर्गन के बीच में आ रहा है, सेकेंड पीरियड ख़त्म होने के बाद आ रहा है, लेकिन थर्ड पीरियड ख़त्म होने से पहले आ रहा है। इसका मतलब एलिमेंट एस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो 31 को किसके साथ मैच करोगे? 3 के साथ। 50 को मैच करेंगे 4 के साथ। P with 3 एंड 56 with 4। ये बात अपन को सिर्फ C ऑप्शन में दिखाई दे रही है। R will match with 1। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई। अपन ने आइडेंटिफिकेशन सही किया है, फिर एक बार देख लेते हैं। P का जो मैच है वो थर्ड के साथ है। P का मैच थर्ड के साथ है। 50 का मैच जो है वो 1 के साथ है। 50 का मैच 1 के साथ है। 56 का मैच 4 के साथ है। और 14 का मैच 2 के साथ है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 21st क्वेश्चन जो है उसमें भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इसको भी हम पूरा ट्राई नहीं कर सकते। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम और कॉस्टिक सोडा की जो रिएक्शन हो रही है उससे हाइड्रोजन गैस कितनी बनेगी मिलीलीटर्स में। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए था इस स्टेज पर, और यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं है। हालांकि प्रेशर मेंशन है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गिवन होने पर ही हम वॉल्यूम एवेल्यूएट कर पाएंगे। 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है हमारे पास। ठीक है। एल्यूमिनियम की NaOH के साथ कॉस्टिक सोडा के साथ क्या रिएक्शन होती है? एक्चुअली इस रिएक्शन में वाटर भी इन्वॉल्व होता है और प्रोडक्ट बनता है NaAlO2 प्लस H2। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करने चाहें तो यहाँ 3/2 लगाना पड़ता है, और 3/2 को अगर आप हटाना चाहें तो फिर थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/2 हटकर उसकी जगह 3 आ जाएगा। ठीक है। अपने पास 150 मिलीग्राम एल्यूमिनियम है और अपन को बताना है कि कितने लीटर हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अपन मोल्स तक तो फाइंड कर ही सकते हैं, उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर का रोल आएगा। 150 मिलीग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्विवेलेंट टू 150/27 millimole aluminum, which in turn is equivalent to 3/2 times 150/27 millimole of हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है फिर इसको अपन कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में।
बट इसके लिए अपन को प्रेशर 1 बार के साथ साथ टेम्परेचर भी पता होना ज़रूरी है, जो कि अपन को गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये एक लिमिटेशन है, इनकम्प्लीटनेस है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 भी इनकम्प्लीट है। There is nothing which can be done regarding this question in terms of discussion. Coming to 23rd question. 23rd question में अपन को एरोमेटिसिटी जज करनी है। यहाँ पर एक और कंपाउंड है जिसको आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं, उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, एरोमेटिक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अपन को हकल्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रिंग प्लेनर होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विथ कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द रिंग, और वो रिंग में टोटली डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा अपन को फर्स्ट वाली रिंग में दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज और पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होगा। ठीक है, सेकंड वाला कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड वाले आयन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 4n+2 के फॉर्म में फिट हो रहा है। सेम इज़ ट्रू फॉर दिस फोर्थ आयन। और ये जो फिफ्थ नंबर का आयन है, इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है। इसके कारण इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके भी अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो पाई बॉन्ड पूरी रिंग में मूव करता हुआ पता चलेगा। मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी कार्बन एटम्स पर आएगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन। पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स्ड है। ठीक है, इस तरह से कोई भी लोकेशन नहीं है जहाँ पर पाई बॉन्ड ना बन पाया हो। और ऐसा ही इस लास्ट वाले आयन के साथ भी है, हालांकि इसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बीच वाला स्पीशीज़ एंटी एरोमेटिक है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एरोमेटिक स्पीशीज़ कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 ions are aromatic. Coming to the 24th question, how many of these metals can displace easily from acids? मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन में जाकर H+ आयंस को डिस्प्लेस कर सकते हैं या नहीं, बेसिकली ये पूछा है। हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपन को एक्टिव मेटल्स पहचानने हैं जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव हों और H+ आयंस को डिस्प्लेस कर पाएँ। मतलब H+ आयंस को रिड्यूस करा दें और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर अपन को दिखाई दे रहे हैं: आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये एलिमेंट्स ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर अपन एक्टिविटी सीरीज़ देखें तो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव हैं ये एलिमेंट्स, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम। लेकिन इससे कम एक्टिव है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ऑल दीज मेटल्स आर लेस एक्टिव और ये H+ आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। आयरन भी यहीं कहीं आता है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता नहीं है, पर ये 4 मेटल्स ज़्यादा एक्टिव हैं। कमिंग टू द 25th क्वेश्चन, यहाँ पर भी कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी जज करनी है। इस स्क्रीनशॉट में कुछ इनकम्प्लीटनेस है जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ। एक तो ये कैटायन इनकम्प्लीट है, दूसरा एक कैटायन और गिवन था यहाँ पर, वो कुछ इस तरह का था: हाउ मैनी ऑफ दीज कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटायन ओवर हेयर। प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटायन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2+, ये जो कार्बोकेटायन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इससे ज़्यादा स्टेबल कौन कौन है? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री एलाइल से।
आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फिनाइल कार्बोकेटाइन तो डेफिनेटली अनस्टेबल है, विनाइल कार्बोकेटाइन भी हाईली अनस्टेबल है। ये जो सेकंड लास्ट नंबर पर कार्बोकेटाइन दे रखा है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेशन कर रहा है, और ऐसा होने पर कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो पा रही है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और इसी वजह से इस कार्बोकेटाइन में स्पेशल स्टेबिलिटी है। और ऐसी ही स्पेशल स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटाइन में भी है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा ही कुछ है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डोनेशन इस एम्प्टी ऑर्बिटल में होता है, जो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज के पास है। तो ऐसा होने से इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या कहें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है। इसके अलावा इसमें इसका एक और स्ट्रक्चर है जो इसकी रियलिटी में कंट्रीब्यूट करता है, वो ये है, रिंग एक्सपेंशन से बनता है। तो इस वाले कार्बोकेटाइन में स्पेशल स्टेबिलिटी है, और ये एलाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है। तो 1 2 3 4 कार्बोकेटाइन्स ओवर हेयर आर मोर स्टेबल देन द प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटाइन। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन और इससे पहले डिस्कस किए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चंस में इनकम्प्लीटनेस है, जिसके कारण हम उनको फुल्ली अटैम्प्ट नहीं कर पाए, बट जो क्वेश्चंस हुए हैं वो एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, स्कोरिंग है। हाँ, अगर सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते तो हम ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। चलिए मिलेंगे फिर और किसी टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी मोटिवेटेड, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।